नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीरभूम हिंसा के बाद अब नादिया में तृणमूल नेता को मारी गोली। हुगली में महिला पार्षद को कार से रौंदा। ममता ने बीरभूम के पीड़ितों से की मुलाकात। हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीजेआई रमन्ना ने वकील से कहा, मामले को सनसनीखेज न बनाएं। कश्मीर फाइल्स पर बढ़ा विवाद। अनुपम खेर ने कश्मीर में नरसंहार का असली वीडियो किया जारी। फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया जवाब। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज, कहा एमसीडी चुनाव वक्त पर कराकर जीत कर दिखाओ, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। इमरान खान की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा, लेकिन इमरान ने खेला नया दांव, कहा ट्रंप कार्ड से जीतूंगा अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले बात बंगाल हिंसा की। बीरभूम में भड़की हिंसा और 8 लोगों की हत्या का मामला ठंडा हुआ नहीं कि अब नादिया में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस की महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश की गई, जिसके बाद माहौल और गर्मा गया और बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया। इसी बीच ममता बनर्जी बीरभूम पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, मुआवजे का सियासी मरहम लगाया। वहीं हाईकोर्ट में भी दूसरी हिंसा मामले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में ममता सरकार ने केस डायरी सौंपी। डॉक्टर साहब, हिंसा के 72 घंटे बाद ममता पीड़ितों के पास पहुंची और सियासी मरहम लगाया। क्या ममता के इस सियासी मरहम से पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और उससे भी ज्यादा कहीं शर्मनाक है तो ममता बनर्जी का जो रवैया है। ममता बनर्जी आज बीरभूम गई, उन परिवारों को जिनके घरों में मौत हुई उनको महज हर मृतक के ऊपर 1 लाख रुपए और घायलों को सिर्फ 50,000 रुपए, ये ममता बनर्जी ने कीमत लगाई है उन जानों की। और वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि बंगाल को बदनाम करने की इस तरह की साजिश रची गई। बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि बंगाल को बदनाम करने की ये साजिश है, तो इस साजिश में तो तृणमूल के लोग ही इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिस डिप्टी प्रधान की मौत हुई उसको मारने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के समर्थक, और जिन लोगों ने पूरे घरों को ताला बंद करके आग लगाने की जो काम किया वो भी तो तृणमूल के ही थे। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता, वो तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ममता बनर्जी ने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर बंगाल में तालिबान जैसी राजनीति शुरू कर दी है। ये ऑलरेडी वहाँ हो चुका है। और तो और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ बयानबाजी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या केंद्र सरकार को ये लगता है कि संविधान में आर्टिकल 356 जैसी कोई चीज़ नहीं है, तब तो कोई बात और है। और अगर हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने की जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया है, तो बंगाल से बेहतर कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वहाँ इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन लागू की जानी चाहिए। अगली खबर हिजाब विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट से हिजाब समर्थकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि आप लोग सनसनी न फैलाएं, इस विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तुरंत सुनवाई नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, तो क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ वो तो होना ही था,
क्योंकि होली से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई थी कि लड़कियों के एग्ज़ाम हैं, उनका साल बर्बाद हो जाएगा, तो जज साहब ने कहा कि भाई अब होली के बाद देखेंगे। उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उतने सीरियसली इस पूरे मैटर को नहीं ले रही। आज फिर सुनवाई शुरू हुई तो कामत साहब जो इस पक्ष की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पे अर्जेंट हियरिंग की ज़रूरत है क्योंकि लड़कियों का एग्ज़ाम है, 28 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं और अगर फैसला नहीं आता है तो लड़कियों के एक साल बर्बाद हो जाएंगे। इसके ऊपर सरकारी वकील कुछ बोलना चाहे भी तो सीजीआई रमन्ना ने उन्हें मना कर दिया कि भाई आप अभी इस मसले में कोई जल्दीबाजी, कोई बयानबाजी ना करें। एक सेंटेंस में ये पूरी की पूरी प्ली को डस्टबिन में डाल दिया सीजीआई रमन्ना ने। उन्होंने कहा कि स्कूल के एग्ज़ाम्स जो हैं उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है और ये वार्निंग भी दी कि आप खामखा इस मसले को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जज साहब ने कहा नेक्स्ट मैटर, मतलब नेक्स्ट आइटम पे चले गए। कोई सुनवाई नहीं, कोई जगह भी नहीं दी गई। और ये क्या मांग हो रहा था? मांग ये हो रहा था कि जो कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसको निरस्त किया जाए। वो जो स्कूल्स लड़कियों को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं उनके ऊपर जांच हो, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मुहर लगा दी कि ये हिजाब का जो मसला है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। कोई अधिकार किसी का कहीं वो अवहेलना उसकी नहीं हो रही है। हिजाब पहनना हिंदुस्तान में हर किसी का अधिकार है, वो अगर चाहे तो। लेकिन जहाँ कहीं भी यूनिफॉर्म लागू है वहाँ यूनिफॉर्म को ही पहनना पड़ेगा। अगली खबर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। कश्मीरी पंडितों के सच से जिहादी गैंग बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। कांग्रेस समेत कई पार्टियां फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रही हैं, तो इसी बीच अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट करके इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों को तगड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर 19 साल पहले कश्मीर में हुई 24 लोगों की हत्या की दर्दनाक घटना का एक न्यूज क्लिप शेयर किया है। अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये नरसंहार ठीक 19 साल पहले हुआ था और जो बेगैरत लोग कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम पर टिप्पणी कर रहे हैं या द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, वो एपी का ये वीडियो देखें जब आतंकवादियों ने 24 मासूमों को बेरहमी से मार डाला। माफी मांगे, इनसे पश्चाताप करें, घावों को भरने की कोशिश करें, उन्हें कुरेदने की नहीं। डॉक्टर साहब, अनुपम खेर के इस वीडियो से जिहादी और क्यों तिलमिला रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या बात है इस फिल्म में कि एक फिल्म से पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से बौखला गई है। हर पार्टी बयान दे रही है, अरे भाई एक फिल्म है, आपको पसंद नहीं है आप मत देखो। लेकिन इस फिल्म को, कहानी को लेकर के आप ये जब कहना शुरू कर देते हो कि प्रोपेगेंडा है तो झूठ है। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। तमाम तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा हुआ अनुपम खेर ने वो वीडियो जारी कर दिया और बताया किस तरीके से जो दृश्य दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर द कश्मीर फाइल्स में वो किस तरह सच्चाई पे आधारित है। जब एक डायरेक्टर फिल्म की शुरुआत में ये कैप्शन दे देता हो, एक डिस्क्लेमर लगा देता हो कि ये कहानी सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित है, आपको लगता है कि ये झूठ है, आप कोर्ट जाएं। कोर्ट को जाएंगे नहीं, लेकिन तमाशा ज़रूर करेंगे और अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उल्टे पुल्टे बयानबाजी और लोगों को बहकाने का काम ये लुटियन मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इस बीच 2-3 खबरें और भी आई। एक तो सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है विवेक अग्निहोत्री की। दूसरी तरफ कई सिनेमाघरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सिनेमाघर में कुछ उपद्रवी तत्व पहुंच जा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा कोटा में किस तरीके से 144 लगा दिया गया। कुछ महिलाएं गेरुआ वस्त्र धारण की हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उनको सिनेमा हॉल के अंदर घुसने से मना कर दिया गया और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी,
सच की ताकत इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि हजारों झूठ के ऊपर वो किस तरह से भारी पड़ रही है, वही ये द कश्मीर फाइल्स फिल्म्स हमें बता रही है। अब बात केजरीवाल की नई नौटंकी पर। पंजाब में जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि वो अब बीजेपी को हराने का चैलेंज दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम एकीकरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा है कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर कराकर दिखाओ और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टलवा रही है। सब लोग जानते हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को टलवाया और अब अमेंडमेंट ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या केजरीवाल को पंजाब जीतने के बाद बीजेपी को हराने का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है? क्या बीजेपी को मात देना केजरीवाल के लिए इतना आसान है? मैं बार बार कहता हूं कि ये हिंदुस्तान की राजनीति का अगर कोई नटवर लाल है तो वो केजरीवाल है। अब उन्होंने कह दिया कि अगर हिम्मत है तो अभी चुनाव करवा के देख लें, अगर बीजेपी जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे भाई, तुम तो राजनीति में आए ही झूठ बोल के। जब आप आंदोलन कर रहे थे उस समय आप कहते थे कि मैं तो कसम खाता हूं मैं जीवन में कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। जिसके साथ बैठ करके आप भूख हड़ताल पे बैठा करते थे, अन्ना हजारे, वो बार बार कहते थे और उस स्टेज से कहते थे कि राजनीति दलदल है, वो कीचड़ है, जो कोई उसमें उतरेगा वो गंदा हो जाएगा। लेकिन आप उस दलदल में कूद गए, उस कीचड़ में पूरी तरीके से आप सन गए और अब उस तरह की कलाबाजी कर रहे हैं, उस तरह का नटवर लाल वाला जो एक चरित्र जो दुनिया के सामने आप पेश कर रहे हो कि मैं राजनीति छोड़ देंगे। राजनेता राजनीति छोड़ता है? आप ये कह सकते हो भाई मुख्यमंत्री कैसे इस्तीफा दे देंगे अगर हार जाए तो, लेकिन नहीं, चूंकि मसला कोर्ट के अंदर है, सरकार कुछ इसके ऊपर प्लान कर रही है, तो आपको घेरने के लिए आप एक ऐसा बयान, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि सनसनी फैलाने वाला बयान कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो लोग केजरीवाल को जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो 5 सेंटेंस में 3 झूठ बोलता है। वो झूठ सबसे बड़ा यही है कि वो जीते या हारे, वो राजनीति से अब इस्तीफा देने वाले किसी भी कीमत पे नहीं हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान में होने वाले सत्ता परिवर्तन पर। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान के खिलाफ 28 मार्च को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को विश्वास है कि वो इसका सफलतापूर्वक सामना कर लेंगे। इमरान ने ऐलान किया कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर उन्हें आखिरी समय में जीत मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास अभी भी एक ट्रंप कार्ड है जो सही समय पर सामने आएगा। डॉक्टर साहब, इमरान कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और अब ट्रंप कार्ड खेलने की बात कह रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं इमरान? पिछली खबर दिल्ली के नटवर लाल की थी और ये आखिरी खबर पाकिस्तान के केजरीवाल की है। केजरीवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैंतरेबाजी पिछले 1 सप्ताह में जिस हिसाब से इमरान खान कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को धोखा देने के लिए जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वहाँ उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ का नाम तय हो गया है, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पे आर्मी ने इनके इस्तीफे की तारीख जो है मुकर्रर कर दी है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई आखिरी ओवर में वो कोई चौके छक्के लगाएंगे, जावेद मियांदाद की तरह आखिरी बॉल में छक्का लगाने का काम करेंगे। कोई एक बहुत बड़ा काम ऐसा होगा कि जिसकी वजह से उनकी सरकार बच जाएगी। लेकिन तमाम आंकड़े और जो हकीकत है वो यही बयां कर रही हैं कि इमरान खान के साथ आज ना उनकी पार्टी पूरी तरीके से है, ना ही उनके सहयोगी दल उसके साथ हैं और ना ही पाकिस्तान की जनता इमरान खान को पसंद कर रही है, और तो और ना ही वहाँ आर्मी इनको कोई रियायत देने के मूड में नज़र आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, कितना भी तमाशा कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, इमरान खान का 28 तारीख को इस्तीफा वो तय हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सीधा देहरादून से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।